बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द पल्स। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी। ईरान, अमेरिका, इसराइल जंग ने पूरी दुनिया को हिला कर रखा हुआ है। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि 80 साल में ऐसे हालात नहीं देखे। यानी हम ये कह सकते हैं दूसरी जंग अजीम के बाद तिजारती हालात ऐसे हुए हैं। आप अंदाजा लगाइए कि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में पेट्रोल की किल्लत है। भारत जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहलाता है, वहां पर यह हालात हैं कि लोग लड़ रहे हैं, पेट्रोल पर लाइनें लगी हुई हैं, पेट्रोल पंप्स बंद हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी ज्यादातर पेट्रोल पंप्स बंद नजर आ रहे हैं, लोग इसको जखीरा कर रहे हैं। आज पाकिस्तान में भी बड़ी अहम मीटिंग हुई है ऐवान सदर में। इसमें प्राइम मिनिस्टर थे, फील्ड मार्शल थे, इसमें वजीर खजाना, वजीर तवानाई थे, बिलावल भुट्टो साहब थे, और इसमें सागदार भी थे। और इसमें फैसले ये हुए हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में जो भी मुल्की मफाद में होगा हमें करना होगा, देखना होगा किस तरह से आगे हम पेट्रोल की कंजम्पशन को कम से कम लेवल पर ले जा सकते हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे। फरूख सलीम साहब मशहूर मारूफ माहिर मईशत हैं, बहुत जबरदस्त स्टैट सामने लेकर आते हैं। अभी हाल ही में इन्होंने बरतानिया और पाकिस्तान का मवाजना किया गाड़ियों के इस्तेमाल पर, सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर, और हर कोई अब उसको कोट कर रहा है कि 85,000 पाकिस्तान में सरकारी गाड़ियां और बरतानिया में जिनका यहां राज होता था वहां 85 हैं। इसी तरह 114 अरब रुपए का पेट्रोल हम फूंक जाते हैं सरकारी सतह पर। सिर्फ सरकारी हमारे पेट्रोल का खर्चा 1 अरब 14 करोड़ रुपए है। फरूख सलीम साहब बहुत शुक्रिया। सर, ये जो जंग हो रही है इसका पहले तो पाकिस्तान पर इंपैक्ट, फिर हम आलमी सतह पर आएंगे। हमारे ऊपर क्या क्या असरात आ रहे हैं इसके? जी उसामा साहब, थैंक यू। शायद आपने 1 अरब और 14 लाख कह दिया, वो 114 अरब रुपया है। सॉरी, जो पेट्रोल डीजल का खर्चा है सालाना 114 अरब रुपया। एग्जैक्टली। अगर आपकी इजाजत हो, पिछले कोई 24 घंटों से जितना भी दुनिया का बड़े बड़े नाम है मीडिया के, वो बात कर रहे हैं इस्लामाबाद की। चाहे वो CNN हो, वो इस्लामाबाद की बात कर रहा है, फाइनेंशियल टाइम्स इस्लामाबाद की बात कर रहा है, ब्लूमबर्ग, रॉयटर्स, BBC, सबकी नजरें जो हैं वो इस्लामाबाद के ऊपर जमी। सही। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर इतने बड़े बड़े नाम जो हैं मीडिया के, वो सब नजर जमाए बैठे हैं इस्लामाबाद के ऊपर, तो वो सारे के सारे तो गलत नहीं हो सकते। ठीक। तो इतनी बड़ी जंग जो चल रही है, जो लगी है, वो उसमें लगता है पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा और अहम रोल कोई जो है वो सामने आने वाला है। हम बात कर रहे हैं मईशत की, लेकिन दुनिया भर जो है उसमें बड़ा मीडिया जो है वो इस्लामाबाद के ऊपर इस वक्त नजरें जमाए बैठा। देखिए, मईशत और तेल की कीमत, इसमें पिछले 40-50 सालों में कोई इकोनॉमिक लिटरेचर में बड़ी रिसर्च हो रही, और वहां पे ठोस किस्म के जो बेंचमार्क हैं वो सामने आ चुके हैं। वो ये कहते हैं कि अगर $100 का फी बैरल कीमत होती है तेल की, तो फिर मगरबी ममालिक में आप समझिए कि रिसेशन आने वाला है उनकी इकोनॉमीज के अंदर। अगर ये कीमत $120 पे चली जाती है फी बैरल, तो फिर दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी एयरलाइंस हैं वो बैंकरप्ट होना शुरू हो जाती है। अगर ये कीमत $130 पे चली जाती है, तो फिर जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, खास तौर पे पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे, उनके पास डॉलर के जखायर खत्म होना शुरू हो जाते हैं। और अगर ये कीमत 140, 145, 150 पे चली जाती है, तो फिर तरक्की पजीर ममालिक पाकिस्तान जैसे खास तौर पे उनमें सॉल्वेंसी का इशू आ जाता है, यानी कि वो फिर डिफॉल्ट की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो बड़े संगीन मामलात हैं दुनिया भर की मईशत के ऊपर भी, और ख़ास तौर पे जो तरक्की पजीर ममालिक हैं। आपने जिक्र किया कि भारत में क्या हो रहा है, श्रीलंका में देख लीजिए, वहाँ पे भी उन्होंने कोटाज और रैशनिंग शुरू कर दी है। बांग्लादेश में, मिस्र में, साउथ कोरिया में, फिलीपींस में बहुत बुरा हाल है, गैस की बहुत शॉर्टेज है। तो ये अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि ये जंग कितनी लंबी चलती है। अगर ये जंग लंबी चलती है तो फिर आप सोचिए कि मजीद मामला खराब होने लगे हैं, लेकिन अगर ये जंग लंबी नहीं चलती तो फिर समझिए कि हमें बर्दाश्त करना होगा अगले चंद हफ्तों में। फरूख साहब, 4 से 6 हफ्ते, ट्रंप का आज बयान आया है कि 4 से 6 हफ्ते में हम इस जंग को खत्म करना चाहते हैं। तो अगर हम चले उन्हीं की बात को ले लेंगे, वैसे ट्रंप की बात पर दुनिया कोई इतबार नहीं करती, तो 1 महीना क्या हम इस जंग को बर्दाश्त कर पाएंगे? अगर हम राशनिंग करते हैं, अगर हम मोटरसाइकिल या रिक्शा वालों को कहा जा रहा है कि उनको सब्सिडाइज पेट्रोल देंगे, ये सब हम कर पाएंगे? देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो ट्रंप साहब जो कह रहे हैं, मैं और करता हूं जो आलमी मंडियां क्या कह रही हैं कि ये जंग कितनी लंबी चलनी है। आलमी मंडियों को साहब हम टेक्निकल जुबान में कहते हैं कलेक्टिव विजडम,
यानी कि इज्तिमाई हिकमत वाह, इस वक्त उस सवाल का क्या जवाब देती है कि ये जंग कितनी लंबी चलनी। वेरी नाइस। अगर आप जो आलमी फ्यूचर्स की मार्केट्स हैं तेल के हवाले से, जी वो ये कह रही हैं कि अगले 5-6 महीनों में अगर आप तेल खरीदना चाह रहे हैं, लेट्स से कि जनवरी 2027 की डिलीवरी का या मार्च 2027 की डिलीवरी का, तो वहां पे ये तेल की कीमत वापस $60-62 पे दिखाई दे रही है। यानी ओके। कि आज आप यहाँ पे बैठ के हम्म। जनवरी 2027 का तेल $62 पे खरीद सकते हैं। अब ये ओके। मामला टेक्निकल हो गया, इसका एक पैगाम, इसका ठीक। मतलब ये है कि आलमी तेल की मंडियां पैगाम ये दे रही हैं कि ये जंग ज्यादा लंबी चलने वाली नहीं है। ओके। फिर सोना जो है वो बड़ा एक सिग्नल देता है कि गैर यकीनी की फजा कितने अरसे के लिए चलनी। जी जब गैर यकीनी की फजा आ जाती है तो सोने की कीमत जो है वो तेजी से बढ़ने लगती है। हम पिछले हफ्ते से ये देख रहे हैं कि सोने की कीमत मुसलसल गिर रही है। तो सोने की मार्केट भी ये पैगाम दे रही है कि ये जंग ज्यादा लंबी चलने वाली जी। नहीं है। तो ठीक। ट्रंप को भूल जाइए, ये आलमी मंडियां जो हैं वो ये सही। कह रही हैं कि जंग जो है वो ज्यादा लंबी चलने वाली नहीं। वाह सर, ये तो आपने बड़ी जबरदस्त हम सबको ये चीज कही, कलेक्टिव विजडम वाली, कि जिनके पास पैसा है, दौलत, वो क्या देख रहे हैं, कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके ताल्लुकात हर जगह होते हैं। तो ये बड़ा जबरदस्त आपने बताया। लेकिन मैंने गैस का और ईरान का हवाला जरूर देना है कि कहा जा रहा है ईरान ने इतना तेल कभी नहीं बेचा जितना वो बेच रहा है। ये किस तरह मुमकिन हो रहा है, फरूख सलीम साहब से जानेंगे। अभी हमें शाजिया चीमा साहब ने ज्वाइन किया है, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर है। शाजिया साहबा, इस बड़ा सवाल ये नजर आ रहा है कि जंग कब तक चलेगी। अभी हम इसका इंपैक्ट पूरी दुनिया में देख रहे हैं, खलीजी ममालिक इसमें बहुत ज्यादा परेशान है, जो बरह रास्त जंग में है, ईरान, इसराइल, अमेरिका, वो तो है ही, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट आ रहा है इस वक्त वो हम देख रहे हैं यूएई में आ रहा है, ईरान में तो आएगा ही, और इसके अलावा इसराइल में। तो कब तक आपको नजर आ रहा है कि ये जंग चल सकती है? देखिए, ये जंग जो है शुरू करना आसान है, उसके बाद फिर अगर ये बताया जाए कि ये कब तक चल सकती है तो एक जियोपॉलिटिक्स के एनालिस्ट के लिए फिर ये शोबदाबाजी हो जाएगी कि आप डॉट ही कनेक्ट कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप नहीं बता सकते कि ये जंग जो है वो चलेगी, कितना चलेगी, क्योंकि आप बस एक दफा जब थ्रॉटल जो है उसको फुल उस पे कर देते हैं तो उसके बाद फिर अगली चीजें जो है, इवेंट्स जो हैं वो अनफोल्ड होते हैं ऑर्गेनिकली। एक इवेंट जो है दूसरे को ट्रिगर करता है, तीसरे को ट्रिगर करता है। तो जंग तो स्टार्ट हुई थी एक वीकेंड वॉर के तौर पे, फ्राइडे को स्टार्ट हुई थी, इसने संडे को खत्म हो जाना था और मंडे को मार्केट फिर स्टेबल होनी थी। तो वो वीकेंड और शॉक जो है वो नहीं चला और वो जंग जो है वो अब लंबी चलती जा रही है। और अब शुरू करने वाले जो हैं उसे खत्म करना चाहते हैं, लेकिन जिन पे मुसल्लत की गई है उनको ये थोड़ी सी ढारस बन गई है कि हम ना सिर्फ इसको सोच रहे थे कि सह सकते हैं, बल्कि हम सह रहे हैं और हम इसको थोड़ा सा और जो है लिंगर ऑन भी कर सकते हैं, और हमारे पास कैपेसिटी भी है और पॉलिटिकल विल भी है और पब्लिक सपोर्ट भी है। तो फिर इस मसले को क्यों ना हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। लेकिन दूसरे क्वार्टर्स में बहुत ज्यादा पैनिक है, क्योंकि ना तो वो इस जंग के लिए तैयार थे, और अगर हम हिस्ट्री में देखें तो दूसरी जंग अजीम में भी आखिरी लम्हे तक बहुत से ममालिक उसमें शामिल होने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अल्टीमेटली फिर वो उसमें शामिल हो गए। वियतनाम वॉर में भी अगर हम देखें तो अमेरिका नहीं इस हद तक जाने के लिए तैयार था। अच्छा। लेकिन अब जो है हमलों पे हमले जारी हैं। अब ग्राउंड फोर्सेस अगर पहुंचती हैं वहां पे, जिनका कि जिक्र हो रहा है जी, चल पड़ी हैं, 2 ब्रिगेड हैं कि 3 ब्रिगेड हैं, वो अब उस पे खर्ग आइलैंड पे आके क्या करती हैं या कहीं और जाती हैं। तो अगर वो आ जाती हैं और 10-15 लोग जो हैं बॉडी बैग्स में उनमें से वापस जाते हैं या इससे ज्यादा में जाते हैं, तो फिर अमेरिका के अंदर भी पब्लिक ओपिनियन जो है वो शिफ्ट हो जाएगी, और फिर वो जो संकन कॉस्ट की फैलेसी है उसमें फिर ये उसको और कंटिन्यू करना चाहेंगे। और जैसा कि अभी जो है वो डॉक्टर फरीद फरमा रहे थे कि जो इकोनॉमी है वो भी अपनी टर्म्स एक डिफरेंट तरीके से डिक्टेट करती है, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स इटसेल्फ मेरा नहीं ख्याल कोई चीज है, ये जियो इकोनॉमी ही है जो हर चीज को लेके घुमा रही होती है। तो अब ईरान ने कॉस्ट इस जंग की इतनी बढ़ा दी है कि इसके स्टेक होल्डर्स जो कि जंग के अंदर शामिल भी नहीं है, वो भी इसको सोच रहे हैं कि अब इसको कैसे रोका जाए और कब तक इसको चलाया जा सकता है। अगर देखा जाए तो इसके बेनिफिशियरी जो हैं उसमें रशिया के ऊपर तेल के ऊपर सैंक्शंस हट गई हैं, चाइना का तेल सप्लाई का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वैसे ही पेट्रो स्टेट से इलेक्ट्रो स्टेट की तरफ बहुत अरसे से वो काम कर रहे हैं और वो इस जंग के लिए वो भी तैयार थे। तो उन दोनों को ये जंग एज सच ये ऐसा कोई नुकसान नहीं दे रही है, मगर उनके एलाइज को और ब्रॉडर रीजन को इस चीज को किसी हद तक रोकना है। लेकिन इसके बावजूद वो ये कह रहे हैं कि
सीज फायर वगैरह की कोई चीज नहीं होनी है। कोई परमानेंट सोल्यूशन होगा, कोई सिक्योरिटी अम्ब्रेला होगा, और ऑफ कोर्स वो जो है ज्यादा निशानदही जो है वो रशिया की तरफ है कि रशिया का सिक्योरिटी अम्ब्रेला होगा जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की हुई है ईरान के साथ, उसके अंदर सिक्योरिटी क्लॉज जो है वो एंटर करेंगे, और उसमें हम जैसी मिडिल पावर्स जो हैं जी वो जिस तरह नेविगेट कर रही हैं उस पे तो किताब लिखी जा सकती है। हाँ। ये तो ना मानने वाले भी अब मान रहे हैं कि हम कैसे नेविगेट कर रहे हैं। जबरदस्त। ट्रम्प भाई को कभी हम कहते हैं हम बड़े प्यारे हैं, तो आप देखें कि घर से तो हमें बहुत डांट पड़ती है। जी जी जब हम उनको नोबेल इनाम की बात करते हैं तो भी हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, लेकिन हम उनको प्यारा और कह के ईरान हमारा भाई है, गल्फ को पैनिक अटैक को थोड़ा सा उनकी थेरेपी करके तो सेंटर में हम टिके हुए तो हैं, हम खड़े हुए हैं, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं, हम पे है और हम पे रिलाय भी किया जा रहा है। सर ये बात बड़ी शाजी चीमा साहब ने कमाल की है, तमाम बातें आपकी जबरदस्त है। फरूख साहब देखिए, शाजी चीमा साहब ने भी जो अपने इस्लामाबाद की बात छेड़ी थी स्टार्ट में, वो भी बात उन्होंने की और उन्होंने तो बॉल आपकी कोर्ट में फेंक दी है कि सारा कुछ है ही जियो इकोनॉमिक, तो खेल ही, और उसके आप एक्सपर्ट हैं। सर ये गैस का बहरान भी अब हम फील कर रहे हैं, और आपने फ्यूचर का तो बता दिया कि जंग शायद ज्यादा लंबी नहीं चलेगी, मगर ईरान इतना तेल कभी नहीं बेच पाया जितना अब बेच रहा है, ये कैसे मुमकिन हुआ, और शायद इसी वजह से वो सस्टेन कर पा रहा है अभी तक। देखिए, ईरान तेल और गैस, अमूमन तेल की बात की जाती है, लेकिन ईरान के पास कोई 35 ट्रिलियन क्यूबिक फुट ऑफ गैस भी है। तेल के ज़खायर जो है वो तकरीबन 155 बिलियन बैरल कहा जाता है। मैं उसामा साहब जरा सी डिफरेंट जो है पिक्चर देख रहा हूँ। मैं पोस्ट वॉर की बात कर रहा हूँ कि जंग जब खत्म हो जाएगी और ईरान के ऊपर सैंक्शन खत्म हो जाएंगे, तो फिर आप जरा सोचिए कि ईरान एक मुल्क है जिसके पास 100 और कोई 55 अरब बैरल तेल के पड़े, और उसके पास कोई 35 ट्रिलियन क्यूबिक फुट ऑफ गैस है। अब ये इस खित्ते में जो कंज्यूम करने वाले हैं वो बड़े मुल्क हैं चीन और इंडिया। तो ये सारी की सारी गैस जो है और ये बहुत जो तेल के बड़े ज़खायर हैं, ये इवेंचुअली चीन और भारत को जरूरत होंगे, और चीन और भारत और ईरान के दरमियान में पाकिस्तान बैठा है। तो मेरे ख्याल में पोस्ट वॉर ये सारा तेल या बेशुमार इसमें से बहुत बड़ा हिस्सा तेल का और गैस का ये पाकिस्तान से गुजर के चीन और भारत जाएगा। वो जो हम आईपीआई की बात करते हैं, जो ईरान, पाकिस्तान और इंडिया पाइपलाइन, इवेंचुअली ओरिजिनली वो आईपीआई कहलाती, वो ईरान से शुरू होनी थी, पाकिस्तान से गुजर के भारत जानी। मेरा तखमीना ये है कि तेल और गैस के जो ट्रांजिट ट्रेड है जो पाकिस्तान से गुजरेगी, वो लगभग 8 से 10 अरब डॉलर सालाना की बुनियाद पे उससे पाकिस्तान को ट्रांजिट फी इकट्ठी हो सकती है। तो मुझे पोस्ट वॉर जंग के बाद के जो हालात हैं और जो ईरान अगर सैंक्शन फ्री हो जाता है तो उसमें पाकिस्तान के लिए, अगर पाकिस्तान अपने पत्ते दुरुस्त खेलता है तो उसमें पाकिस्तान के लिए मुझे बहुत अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं। अच्छा, ये बिल्कुल दिलचस्प है, और इसके लिए हमें अगर तैयारी करनी है तो अभी से करनी है, कहीं ना कहीं जाकर तो ये जंग खत्म होनी है। और उसमें शाजिदा चीमा साहब आपने इतना जबरदस्त तरीके से सारी चीज हमारे सामने रखी है, हमें समझाया है। एनर्जी टारगेट करनी थी, ट्रंप ने आखिरी दफा कहा कि जी 48 घंटे दे रहा हूं। ट्रंप ने कहा कि आपने हुर्मुज़ खोल दे, नहीं तो हम जितने भी एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, गैस, पेट्रोल, बिजली, ये सब तबाह कर देंगे। ईरान ने कहा जी फिर हम मजबूर होंगे, हम खलीजी मालिक में ही चीजें टारगेट कर देंगे। और चंद घंटे पहले, 48 घंटे से पहले उन्होंने कहा कि मैं 5 दिन के लिए कह रहा हूं फौज को कि रोक दो, कोई अटैक नहीं करना इन जगहों पर। और उसके बाद फिर हमने देखा ये मुज़ाकरात की तरफ चीज आई। यानी ये इतनी इंपॉर्टेंट है, अगर खुदा न खास्ता ये जंग एनर्जी की तरफ चली गई, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की तरफ, जहां हमने टारगेट भी होते देखा, चाहे इसराइल हो, खलीजी मालिक, ईरान, गैस फील्ड, दुनिया की बड़ी गैस फील्ड यहां पर है, उनको टारगेट किया गया, मुकम्मल अगर तबाह हो गई तो दुनिया तो बिल्कुल तबाही के दहाने पर फिर पहुंच जाती। और इन दो बयानात के बाद उन्होंने अगला बयान ये दिया है कि मुझे अगला जो है वो सुप्रीम लीडर बनाने की दावत दी गई है, और मैंने कहा है नो थैंक यू। और उसके बाद उन्होंने अगला बयान दिया है कि अगर ईरान ने मुज़ाकरात ना किए तो हम उसको जो है सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। ये उनके रिसेंट हैं, क्योंकि वो हर 3 घंटे के बाद एक बयान देते हैं, तो उनके बयानात जो हैं उन पे तो अगर जियोपॉलिटिक्स उन पे टिक जाए तो बस फिर हम गए, लेकिन हमारी मजबूरी है, हम क्या कर सकते हैं, इस डिल्यूजन का हमने मुकाबला तो करना है। लेकिन जो इसमें सीरियस बात है वो ये है कि ये सारी की सारी जंग जो है एक मिसअंडरस्टैंडिंग पे टिकी हुई है। एक तो ये है कि हम फौरन जाएंगे और फौरन अपने हदफ जो है वो अचीव कर लेंगे, और दूसरा ये कि ग्लोबल साउथ के जो ममालिक हैं
वो रूल बेस्ड जो है वो ऑर्डर पे बड़ा बिलीव करते हैं, चाहे वो रशिया है, चाहे वो चाइना है, चाहे वो ईरान है। हम उनके साथ जो भी करते हैं जी जवाब में वो नहीं करते कि हम जितने बंकर हम हो रहे होते हैं, जितने आउट ऑफ कंट्रोल हम हो रहे होते हैं। ईरान ने इस दफा इनकी ये जो स्टैटिस्टिक है उसको चेंज कर दिया। इनका ख्याल था कि ईरान पे हम अटैक करेंगे, ईरान कह तो रहा है कि वो हमारे एसेट्स पे जो है वो हमला करेगा, करेगा नहीं। रिसेंटली उसने 2 मुआहदे सऊदी अरेबिया के साथ किए हैं, उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं सऊदी अरेबिया के, चाइना के साथ बहुत अच्छे जो हैं वो दिफाई ताल्लुकात भी हैं, और मिलकर जो है वो ड्रोन्स की फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, और सारा जो है वो सऊदी अरेबिया खुद को डाइवर्सिफाई कर रहा है। तो ईरान इस आइसोलेशन की सूरत हाल में अब गल्फ कंट्रीज को जो है वो अपना मुखालिफ नहीं करेगा। तो इस एजम्पशन पे भी उन्होंने बहुत सोचा कि ऐसा नहीं होगा, हम कोई कानून नहीं मानते, जैसे ट्रंप ने कहा कि जी मेरी मोरालिटी भी अपनी है, मेरी लीगैलिटी भी अपनी है, मैं किसी चीज को नहीं मानता। लेकिन ईरान जो है, जैसे रशिया को आपने देखा कि अब जो कुछ भी कर ले वो एक सर्टेन डिग्री की जो है वो जिनेवा कन्वेंशन को साथ लेके चलते हैं। चाइना के साथ भी ऐसा ही है, वो नहीं चलते उससे बाहर, वो हिस्ट्री में उन सफ़ों पे नहीं अपना नाम लिखवाना चाहते। जब एम्पायर्स जो हैं वो गिर रही होती हैं और वो बहुत ज्यादा अनरीजनेबल हो जाती हैं, तो आप उनके साथ जो है उतने ही जो हैं वो गैर हकीकी हो जाते हैं। तो ईरान ने अटैक जवाब में कर दिया, और अब जब कर दिया तो फिर गल्फ सारे का सारा जो कि जिसकी सारी की सारी बका जो है वो रेत के ऊपर शीशे के घर बना के, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, दुख सुख के दोस्त हैं, मगर उनकी हकीकत ये है कि जो सिक्योरिटी स्ट्रक्चर किया गया था कि आप जो है हमें एक सिक्योरिटी रैकेट जो है प्रोटेक्शन मनी दें और हम आपको महफूज रखेंगे, वो महफूज नहीं रह पाए, और ईरान ने ये भरम जो है वो उनका तोड़ दिया। तो उसने सारी जंग की कैलकुलेशन को बदल दिया है। अब जंग की कैलकुलेशन में शामिल ये है कि गल्फ के वो कंट्रीज जिनकी बेसिस तो ठीक है तबाह हो गई, अगर उनके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर इससे ज्यादा तबाह होते हैं, एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर इससे ज्यादा तबाह होते हैं, उनका जो एक फसाड है सेफ्टी का, सेफ हेवन का, मनी लॉन्ड्रिंग का, वहां पे जाके कारोबार करने का, वो इससे ज्यादा मुतासिर होता है, तो वो दहाइयां जो आपको पीछे चले जाएंगे। और ईरान को इस बात की पूरी रियलाइजेशन है, और इस चीज को फिर ट्रंप ने को किसी ने समझाया होगा, कान में बताया होगा कि भाई ये यहाँ तक मत जाइए, क्योंकि ईरान बदले में ऐसा कर देगा। और कहीं ना कहीं पूरे का पूरा जो इंटरनेशनल एक ओपिनियन है वो ईरान के साथ सिंपैथी रखते हैं, चाहे वो इसको आर्टिकुलेट करें या ना करें, उसके ऊपर एक वॉर ऑफ एग्रेशन है। और गल्फ के अंदर भी ये रियलाइजेशन है कि जब आप ईरान के बच्चों को इस तरह से मार रहे हैं तो उनका टारगेट क्या होगा। मैक्सिमम वो चले गए डिएगो गार्सिया 4300 किलोमीटर, मतलब इससे अब वो अमेरिका तो नहीं पहुंच सकते हैं, ना वो पहुंचेंगे। सही है। तो इस सूरत हाल में अब ये जो पैनिक है, इस पैनिक में सेन माइंड्स को बैठकर दोनों को कोई ऑफ रैंप देना पड़ेगा, और वो ऑफ रैंप वो नहीं है जो एक लिस्ट जो है और ईरान ने दी है और जो लिस्ट अमेरिका ने दी है। ऑफ रैंप जो है वो बिहाइंड क्लोज डोर डिस्कस हो रहा है। अच्छा, ये खबर आपने बड़ी जबरदस्त डिस्कस की है कि ऑफ रैंप एक डिस्कस हो रहा है जो इससे हट के रहे। 15 उधर से आ गई शराइत और 6 ईरान की आ गई। इस पर हम मजीद बात करेंगे। इफ्तिखार शिराजी साहब ने ज्वाइन किया, ब्यूरो चीफ हैं, डॉन न्यूज के एंकर पर्सन है, सीनियर सहाफी हैं, बहुत जबरदस्त गुफ्तगू करते हैं। इफ्तिखार शिराजी साहब, अभी ट्रंप का जो लेटेस्ट बयान है उसमें वो कह रहे हैं जी ईरानी अजीब लोग हैं, हार चुके हैं, हमसे भीख मांग रहे हैं डील की, लेकिन अवाम के सामने कहते हैं कि नहीं, हम इस तरह की बात नहीं कर सकते, तो ये संजीदा हो जाए वरना बहुत देर हो जाएगी। तो ट्रंप तो इस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं इसका इशारा भी है कि वो समझ रहे हैं कि भाई जल्दी कर लो, मुज़ाकरात के लिए आ जाओ, हमारी कुछ मान लो, वरना हमें अटैक करना पड़ जाएगा। लेकिन अटैक से तो हासिल कुछ नहीं हुआ। देखिए, मेरे ख्याल में ईरान से मुतालिक तो उनकी जितनी भी कैलकुलेशन थी वो सारी की सारी गलत साबित हुई हैं। और आपको याद होगा कि जब 28 फरवरी को अटैक करने गए तो उसके 3 रोज बाद उनको उस वक्त भी ये कहना था कि उन्होंने तमाम अहदाफ अपने मुकम्मल तौर पे हासिल कर लिए हैं और अब वो किसी वक्त भी इस जंग के खात्मे का ऐलान करेंगे। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि 5वें हफ्ते में ये जंग दाखिल हो गई है, और इस वक्त वो ये भी कह रहे हैं कि जी अगले 2 हफ्तों में इस जंग को वो खत्म करना चाह रहे हैं, क्योंकि इसकी वजह से उनको जो बाकी काम है वो मुतासर हो रहे हैं। तो अगर इस वक्त ईरान जंग हार चुका है और वो आपसे फेवर लेना चाह रहा है, वो भीख मांग रहे हैं, तो भीख आप क्यों नहीं देना चाह रहे? क्योंकि इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि इस जंग के ऊपर हर रोज आपके अखराजात $1 बिलियन है। तो $1 अरब के अखराजात करने के बावजूद ना तो आप वहाँ पे रजीम चेंज ला सके, ना वहाँ पे आप
पब्लिक अपराइजिंग को मैनेज कर पाए, कि जो आपका ख्याल था कि आप वहाँ पे लोगों को सड़कों पे लेके आएंगे जी और उसके बाद आप वहाँ पे रजीम चेंज कर पाएंगे, वो नहीं हो पाया। साथ में जो ईरान की जवाबी कार्रवाई करने की सलाहियत थी, कि जो पहले भी आपने देखा गुज़श्ते साल की जंग में जी जी ड्रोन जो थे और मिसाइल थे कि जिनके जरिए उन्होंने इसराइल को और अमेरिका को एंगेज किया, तो इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि उसके अंदर जी। कोई कमी हमें देखने को मिल रही है। आज के दिन में आप देखें कि कहाँ कहाँ गल्फ के अंदर जितनी मिलिट्री बेसेस हैं उन सब पे वो हिट कर रहे हैं उनको। ठीक और बहरीन में तो जो नेवल इनका बेस थी बड़ी, अब अमरीकी बहरी जहाज वहां से भाग निकले हैं और वो बेसेस खाली पड़ी हैं। इराक के अंदर भी यही सूरत हाल है। तो मेरे ख्याल में जी। जो ग्राउंड रियलिटीज है वो तो ये बता रही हैं कि इस वक्त इसराइल और अमेरिका ये जंग हार चुके हैं। अच्छा। और तमाम तर कोशिशों के बावजूद गोया कि उनके जो यूरोपीय इत्तेहादी हैं, जी। एक तो वो उनके साथ खड़े नहीं हुए, और बिल्कुल। गल्फ कंट्रीज के जिनका ख्याल ये था कि अगर मुस्तकबिल में कोई एग्रेशन उनके खिलाफ होता है तो उनको ये फौजी अड्डे जो अमरीकी हैं वो बचाएंगे, और साथ में वो जो अमरीकी असला साला साल अरबों डॉलर का खरीदते रहे हैं, शायद उनके लिए बहुत बड़ी प्रोटेक्शन होगी। लेकिन सूरत हाल आपके सामने है बिल्कुल कि सही। इस वक्त वो अच्छा। अमरीका के जो अरबों डॉलर इन अरब स्टेट से लेता रहा है, जी आज वो वहां से भाग निकला है, जा सही। चुका है वहां से एक तरह ये से। साख तो बहुत ज्यादा मुतासिर हुई है इस लिहाज से। अच्छा शाहिद साहब, मैं इसी पर आपसे मजीद बात करूंगा, चूंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक से पहले मैं आखिरी सवाल फरूख सलीम साहब से करूंगा, उसके बाद फरूख सलीम साहब की चूंकि मसरूफियत है, इफ्तिखार शाजी साहब और शाजी चीमा साहब हमारे साथ होंगे। फरूख साहब, ये जो अमेरिका और इसराइल, अब इनका थोड़ा सा मुख्तसर बता दीजिए, इकोनॉमी इनकी कितनी सफर कर रही है? और आपने तो बता दिया कि एयरलाइंस बिल्कुल बैंकरप्ट हो जाएंगी, कहां तक अगर ये पेट्रोल चला जाता है, अभी तो उसके करीब करीब हम देख रहे हैं पहुंचते हुए, या उससे कुछ दूर है। लेकिन अमेरिका और इसराइल कितना नुकसान हो चुका, कितना मजीद बर्दाश्त कर सकते हैं? जी उसामा साहब, मुझे अचानक याद आया कि सर। मैंने पहली कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस के ऊपर क्लास ली थी। उसमें प्रोफेसर साहब जब आए हैं तो उन्होंने दो बातें हमें बताई। सर। उन्होंने कहा कि तजिया कारी से जब तक तजिया कर रहे हो किसी चीज का, किसी सिचुएशन का, तो आपने जज्बात से बालातर होकर बात करनी, नंबर एक। ठीक। और दूसरी बात मैंने ये समझाई कि इससे पहले कि आप पेचीदगियों में चले जाएं, जो सादा तरीन हकायक हैं उनको जरूर सामने रखिए। वेरी नाइस। तो ये जंग हो रही है, इसमें हम जज्बात से बालातर होके, और जो सादा तरीन हकीकत है वो मैं आपके सामने रखता हूँ सर, कि प्लीज। इस वक्त जो ईरान का दिफाई बजट है वो 8 अरब डॉलर का है, और जो अमेरिका का दिफाई बजट है वो 800 अरब डॉलर का है। ओह। और आप इंसानी तारीख की जो जंगी तारीख है उसको अगर सामने रख लें तो जिस मुल्क की तिजोरी भारी, उस मुल्क के हथियार भी भारी। ठीक तो है। जज्बात से बालातर होके बात करें तो फिर यहाँ पे जो है वो जंगी हदाफ जो है, जी। आप सियासी हदाफ के ऊपर तो बहस जरूर कर सकते हैं, लेकिन जंगी हदाफ जो है वो प्रोबेबिलिटी यही जाती है कि जिसके पास तिजोरी बड़ी होगी वो जंगी हदाफ अपने वो ही पूरे कर पाए। ओके सर, अभी जिस तरह कहा जा रहा है कि 200 अरब डॉलर अमेरिका ने और मांग लिए हैं, यानी उनके पेंटागन ने मांग लिए हैं, तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका के पास अभी गुंजाइश है इस जंग को आगे ले जाने की, या ये उनके लिए अवामी सतह पर मुश्किल बन सकती है? फरूख साहब। देखिए उसामा साहब, जब हम डॉलर की बात करते हैं तो अमेरिका के लिए डॉलर सिर्फ छापने वाली मशीन है। डॉलर कीमती है आपके लिए, मेरे लिए, जिनके पास डॉलर छापने वाली मशीन नहीं। उन्होंने जंगें लड़ती हैं, उनकी करेंसी दुनिया भर में एक रिजर्व करेंसी कहलाती है। अफगानिस्तान में जिस मुल्क ने 2000 बिलियन डॉलर खर्च कर दिया हो, 2 ट्रिलियन डॉलर का खर्चा वहां कहा जाता है, तो 1 बिलियन डॉलर रोजाना का इजाफी छाप लेना कोई अमेरिका के लिए कोई बड़ी बात नहीं, ये अमेरिका के लिए कोई बड़ा बोझ नहीं है। सही। तो इसका मतलब प्रेशर जो आ रहा है वो, जिस तरह शाजी साहब फरमा रही हैं, वो ज्यादा गल्फ कंट्री से है और अपनी सतह पर इनकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है, वरना पैसे का मसला नहीं है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, डॉक्टर फरीम सलीम साहब हमारे साथ थे, हमारे मईशत। हमें ब्रेक लेनी है। शाजी चीमा साहब हमारी बैनुल-अक़वामी अमूर, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, बड़ी जबरदस्त जिस तरह वो सारी बातें बता रही हैं हमें। इफ्तिखार शाही साहब ब्यूरो चीफ डॉन न्यूज़ हमारे साथ हैं। ब्रेक के बाद मिलते हैं। बैनुल-अक़वामी अमूर की माहिर शाजी चीमा हमारे साथ हैं, इफ्तिखार शाजी साहब भी हमारे साथ हैं। शाजी साहिबा, जो आपने ऑफ रैम्प यानी जो चीज़ें सामने हैं उससे ज़रा हट कर कोई नया एक इसका हल निकालना होगा, तो दोनों तरफ से तो बड़ी सख्त अभी शराइत हैं। मेन ये कि बैलिस्टिक प्रोग्राम ईरान को ख़त्म करना होगा, न्यूक्लियर प्रोग्राम बिल्कुल ख़त्म करना होगा,
अमेरिका को रोल देना होगा, आबना हुर्मुज में भी काफी ज्यादा कंट्रोल देना होगा। ईरान चाहता है जी आबना हुर्मुज मुकम्मल उनके कंट्रोल में हो, बैलिस्टिक मिसाइल पर हम नहीं पीछे हट सकते, न्यूक्लियर प्रोग्राम, सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखे, बाकी एटम बम बनाने का वो कहते हैं जी हम इसके लिए तैयार हैं। तो शुरू में एक्सट्रीम पोजीशन ही हुआ करती हैं, लेकिन जो आप बात फरमा रही हैं ऑफ रैम्प की, जो बातचीत पीछे कहीं चल रही है, उसमें क्या ऐसा है आपकी नजर में जिस पर शायद दोनों अग्री कर पाए? आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगी जो डॉक्टर फारूक बात कर रहे थे जी जी प्लीज, कि जिसका बजट ज्यादा होता है वो मुल्क जो है वो जीत जाता है। लेकिन बजट ज्यादा होना एक और चीज है, बजट में पैसे होना एक और चीज है। अगर बजट ज्यादा होना ही हकीकत होता तो अमेरिका, यूरोप मिलकर यूक्रेन की प्रॉक्सी वॉर 4 साल में रशिया के खिलाफ क्यों नहीं जीत पाए? उसकी वजह यह है कि एक सिस्टम है, जो मुल्क अपनी जो मिलिट्री हार्डवेयर है उसको स्टेट के अंडर रखते हैं और उसको नॉन प्रॉफिट रखते हैं, उनका सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट होता है, जैसे पाकिस्तान का है, जैसे रशिया का है, जैसे चाइना के। और जहां पे ये चीज ओपन मार्केट में जो है वो रेथियान या लॉकहीड मार्टिन के पास चली जाती है, तो वो फिर इस तरह के वाइट एलिफेंट बनाते हैं जिनको रिपेयर करना मुश्किल है, जिनकी कॉस्ट बर्दाश्त करना मुश्किल है, जिसको एक सस्ता सा ड्रोन जो है वो तबाह कर सकता है। एक पॉइंट ये है। दूसरा, आपके ज्यादा बजट के साथ साथ कितना कुछ आपके हाथ में है। अगर मैं कहूँ जी मेरे सर पे लड़ाई हो गई है, मेरे अकाउंट में इतने पैसे पड़े हुए हैं, पास मेरे एक छुरी भी नहीं है लड़ने के लिए, धमकियां मैं क्लाशनकोव की दे लूं जी, मैं तो वो खरीद लूंगी, पर खरीद लूंगी तो फिर लड़ूंगी, मेरे पास इस वक्त तो कुछ नहीं है जी। तो अब इनके पास थर्ड मिसाइल ये साउथ कोरिया से उठा के ले आए हैं। सारे का सारा गल्फ जो है इन्होंने बिल्कुल उसको गैर महफूज करके इसराइल में ये पैट्रियाटो थर्ड ले गए हैं। इनके पास लड़ने के लिए वो चीजें मौजूद ही नहीं है, ये ऑर्डर दे रहे हैं, वो तो आगे फिर बनेगा। तो ये डिबेट जो है ये लॉजिकल ही नहीं है कि अगर इनका बजट बहुत ज्यादा है, आप हर साल बजट कर लें, तो हम अपना बजट एजुकेशन का बढ़ा दें हर साल, तो उस पर अगर खर्च एजुकेशन पे 1 रुपया भी ना करें तो उससे हमारी तालीम तो बेहतर नहीं होगी ना। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। आपकी फौज बहुत बड़ी है, आप 4 बंदे उतार नहीं सकते, आपको वियतनाम सिंड्रोम हो जाएगा। तो आप बंदे नहीं मरवा सकते, आप अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पे बॉम्बिंग नहीं करवा सकते, आपके पास बॉम्बिंग करने के लिए चीजें इस वक्त अवेलेबल नहीं है स्टॉक में, बॉम्ब से बचने के लिए आपके पास रेडार नहीं है, वो स्टॉक में अवेलेबल नहीं है, तो फिर जंग की कैलकुलेशन तब्दील हो सकती है और वो हो रही है। उसकी कॉस्ट बदल जाती है। तो इसी वजह से इनको ऑफ रैंप चाहिए। और ऑफ रैंप में दोनों पार्टीज जो हैं वो जो कुछ भी कह रही हैं वो बहुत मैक्सिमल डिमांड्स हैं। और ऑफ रैंप में जो ईरान जो है वो उसका जो मसला है वो स्टेट ऑफ हुर्मुज का पूरा कंट्रोल चाहता है और साथ में इस जंग को अपने ऊपर दोबारा अगर मुसल्लत की जाए तो उसकी कॉस्ट बढ़ाना चाहता है। उसकी कॉस्ट बढ़ाने के लिए उसको किसी सिक्योरिटी अम्ब्रेला में आना पड़ेगा और चाइना की नॉन इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी है। ये 2 सिस्टम की जंग है, ये एक सिस्टम की जंग नहीं है, ये मल्टीपोलैरिटी और यूनिपोलैरिटी की जंग है। ईरान और जो जंग है इसमें रशिया और चाइना की क्रेडिबिलिटी स्टेक पे लगी हुई। हम जैसे मिडिल पावर्स ने अगले 100 साल के लिए फिर ये देखना है कि अगर हम ग्लोबल साउथ में ब्रिक्स और शंघाई कॉर्पोरेशन की बात करते हैं और चाइना के फ्यूचर विजन की और मल्टीपोलैरिटी की तरफ देखते हैं, तो क्या हमारा बोझ ढोने के लिए, हमारा साथ देने के लिए मुल्क मौजूद भी है या नहीं है। तो ये चाइना जितनी सपोर्ट कर रहा है, जितनी रशिया जो है वो सपोर्ट कर रहा है, जो कि सरफेस पे आपको डिस्कस होती हुई नहीं दिखाई देती होगी, तो ये वो इस जंग में पूरे के पूरे शामिल हैं। अच्छा। और वो इस जंग को बिल्कुल नहीं रुकवाने देंगे जब तक कि ईरान जो है उसके ऊपर मुस्तकबिल में होने वाले हमलों को हमेशा के लिए उसका कोई हल जो है वो ढूंढा जाए। जैसे सऊदी अरेबिया ने जो है वो कतर को देखते हुए अपने लिए ढूंढ लिया है कि पाकिस्तान के साथ उन्होंने एक ऐसा मंसूबा कर लिया है। अब पाकिस्तान के साथ ईरान का तो मंसूबा नहीं हो सकता, लेकिन हमें इस रीजन को सिक्योर करना है तो सऊदी अरेबिया भी इस बात पे शामिल है, हम भी शामिल हैं, बाकी ममालिक भी शामिल हैं। सही। तो ईरान को सिक्योरिटी प्रोवाइड जो है वो करनी ही होगी। और पुतिन ने कहा था कि हमने इनको पहले भी कहा था, बट दे आर वेरी डिफिकल्ट पीपल टू हैंडल। इनकी ह्यूब्रिस और जो इनका एक एथनिक इनका जो अपना एजेंसी है और जो फख्र है वो इतना ज्यादा है, वो समझते हैं हम अपने लिए काफी हैं। और इसमें कोई शक भी नहीं है, दुनिया की सबसे पुरानी तरीन कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन है। लेकिन अब इनको जो है चाहिए कि ये सुन लें अपने एलाइज की बात और एक ऐसा ऑफ रैंप अपने लिए ले लें, सिक्योरिटी अम्ब्रेला में चले जाए। फिर मसला हो जाएगा जी कि अमेरिका अब क्या वापस लेके जाएगा। सही, ठीक है। अमेरिका के अंदर फिलहाल गल्फ से उसको इंसल्टिंग वे में बाहर निकालना उसके लिए बहुत
ऑप्टिकली डेंजरस है। सही, तो उसको कुछ जो है मनवा के। ऑप्टिक्स थोड़े बहुत ट्रम्प नहीं मानेगा। ट्रम्प इम्पीच हो रहा है अपने मिड टर्म में, तो सही। उसको मिड टर्म में बचने के लिए जरूरी है कि उसको भी थोड़ी बहुत ऑप्टिकल जो है वो बीच बचाव का दिया जाए कि जी सही, कुछ जंग बात। हो रही थी, उसके जो बयानात हैं उनको भी आप निगेट ना करें, लेकिन दोस्त ममालिक बीच में शामिल हुए और उन्होंने कहा कि इस जंग को रोक दिया जाए, जो कि सही। फैसला नहीं हो पाया, हाँ जीता जी, कौन हारा कौन। ठीक। और शिराजी साहब, ये तो चीज हमें अभी भी से नजर आ रही है उनके बयानात में कि हम जीत चुके हैं, फौज बिल्कुल बाकी नहीं रही ईरान की। वो एक इस तरह का पोर्ट्रे जरूर कर रहे हैं कि अब हम किससे बात करें, टारगेट कुछ रहा नहीं, हमने तो सब कुछ खत्म कर दिया है, ये सब वो कह रहे हैं ट्रंप। और इससे नजर आता है कि वो चाहते हैं कि चले पब्लिक ओपिनियन उनका इतना ज्यादा खराब ना हो, क्योंकि प्रैक्टिकली तो अमेरिका की सरजमीन पर जंग नहीं गई। हाँ, उसके इफेक्ट जरूर गए हैं, एक दिखाने का जरूर है, लेकिन जिस तरह शादी चीमा साहब ने कहा कि ये बहुत बड़ा रिस्क होगा कि अगर ट्रूप्स उतार देते हैं, क्योंकि ये खबरें आ रही हैं मुख्तलिफ हवालों से कि जी एक आखिरी वार हो सकता है, खारक जजीरा वहां पर फौज उतार दी जाए, उसका मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया जाए और उसके बाद फिर हम जंगबंदी की तरफ जाएं। एक तो ये एस्पेक्ट, और दूसरा ये जो शादी साहब ने बात की कि कहीं ना कहीं चाइना और रशिया की सपोर्ट तो है, क्योंकि पुतिन ने भी कहा कि आप यूक्रेन को इंटेलिजेंस देना बंद कर दें, हम ईरान को बंद कर देंगे। देखिए, मेरे ख्याल में इस तरह के स्टेटमेंट से जो ग्राउंड रियलिटी से वो तो नहीं बदलती ना। ट्रम्प साहब जो भी कहते रहे हैं वो कहते रहे हैं, पब्लिक कंजम्पशन के लिए जो कह रहे हैं उनको कौन बाय कर रहा है। इस वक्त आप देखें कि ट्रम्प साहब मुल्क की तारीख की मकबूलियत की कम तरीन सतह पे आके खड़े हो गए हैं। 28 से 30% है। गोया कि जो बाइडन साहब के जो उनका हत्फ तनकीद हुआ करते थे, गोया कि उनकी भी मकबूलियत इनसे कहीं बेहतर थी। तो आप अंदाजा लगाएं कि वो एक ऐसा प्रेसिडेंट के जिन्होंने मुल्क की तारीख में ज्यादा वोट लिए, वहाँ पे पॉपुलर प्रेसिडेंट के तौर पे एक टर्म के बाद दोबारा वो वापस आए हैं, लेकिन आज वो गैर मकबूल है। वहाँ पे अमेरिकी अवाम भी उन पर तनकीद कर रही है, और वो जो डेमोक्रेट्स उनके हिसाब से वो खत्म हो गए थे, उनको उन्होंने नई जिंदगी वहाँ पे दे दी एक तरह से। फिर आप देखें कि उनके यूरोपीय इत्तेहादी उन पर तनकीद कर रहे हैं, और उन्हें ये समझना चाहिए था कि वो नेटो के जो अपनी जंग नहीं लड़ रहा, यूक्रेन की वार तो यूरोप की अपनी जंग है ना। जब उस जंग में बरह रास्त नहीं कूदे तो क्या उनको किस तरह उनको ये सोच आई कि जब गल्फ के अंदर वो एक जंग छेड़ने जा रहे हैं तो उनके यूरोपीय इत्तेहादी उनके साथ खड़े हो जाएंगे। हरगिज़ नहीं खड़े हुए। फिर उनका ख्याल ये था कि अब जब इस जंग के शोले भड़केंगे तो अरब ममालिक भी जहाँ पे उनकी बेसेस है शायद वो भी इसके अंदर बरह रास्त शामिल हो जाएं। लेकिन कम अज कम इतना तो वहाँ पे भी सोच पाई जाती है कि अगर बरह रास्त तो कन्फ्रंटेशन में जाते हैं ईरान के साथ, तो जो डैमेजेस हैं वो अरब कंट्रीज के लिए इतने डीप होंगे कि उनसे बाहर निकलना फिर उस पर दहाइयाँ लग जाए उनको। तो उन्होंने वो काम भी नहीं किया। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि खुद इन अरब ममालिक को भी कि जो उन्होंने अपनी सिक्योरिटी अरेंजमेंट कर रखी थी कई अरसे से, बड़ी हैरान कुन थी। गोया कि एक तरफ अमेरिका से वो असला भी खरीद रहे थे, उनको वहां पे उन्होंने अड्डे बनाने के लिए भी गोया की जगह फराहम कर दी, लेकिन उनको थ्रेट कहाँ से था। गोया कि हम तो इस वक्त जो बात कर रहे हैं कि ग्रेटर इजराइल ही सबसे बड़ा थ्रेट था इन अरब कंट्रीज के लिए। तो आपको इस बात का ख्याल आया था जब आप अमेरिका के साथ सिक्योरिटी अरेंजमेंट में जा रहे थे कि कम अज कम अमेरिका का इजराइल के साथ तो ये एग्रीमेंट है कि वो उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, और अगर अरब वार भी शुरू होती है इजराइल के साथ कहीं तो उस वक्त भी अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा होगा, उनके मफादात को प्रोटेक्ट करेगा। तो फिर इन फौजी अड्डे बनाने की क्या तुक बनती थी, हमें तो समझ नहीं आती। तो मेरा ख्याल में आप इस जंग से जहाँ पे बहुत सारे ममालिक के लिए कई टेक अवेज हैं, तो अरब ममालिक के लिए भी ये हैं कि जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स उन्होंने की थी, उन पे अरबों डॉलर जो खर्च किए थे उन्होंने, वो तो यूं कहें कि उन्होंने रेत पे बहा दिए, उनका कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टा उनका नुकसान हुआ कि आज उनकी इकोनॉमीज बुरी तरह मुतासिर हुई हैं, जिनको बहाल करने में भी कम से कम 10 साल का अरसा तो लग जाएगा। आप सिर्फ कतर की मिसाल ले लें कि जहाँ पर उनके गैस फील्ड्स को हिट किया गया है और बताया जा रहा है कि 26 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है, और साथ में यह है कि इसको दोबारा बहाल करने के ऊपर 3 से 5 साल का अरसा लगेगा। तो मेरा ख्याल में ट्रम्प साहब ने जो नेतन्याहू की जंग ये लड़ी है उनकी ख्वाहिश पे, उनकी फरमाइश पे, और वो यकीनी तौर पे खुद अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल पैदा हो गई है। और इसमें कोई शक नहीं है कि इस सारे अमल के अंदर ईरान के साथ रशिया और चाइना खड़े हैं, और यकीनी तौर पे उनको पता है कि इस जंग का जो वॉर थिएटर यहाँ पे सजा है, इसका अगला गोया कि हदफ, जैसे कहा जा रहा था कि पाकिस्तान, और पाकिस्तान क्यों है कि गवादर सी पैक, मतलब इस आप खेल को समझें तो आपको समझ आती है कि ये चीजें इतनी सादा नहीं है कि शायद वहां पे
मिडिल ईस्ट के अंदर एक आखिरी इरिटेंट था ईरान की शक्ल में। पहले उनकी प्रॉक्सीज को खत्म किया गया और आखिर पे जाके ईरान को भी खत्म करके, तो उसके बाद के अरब ममालिक को ये सोच नहीं आती होगी कि अगर आज ये रेजिस्टेंस खत्म हो जाती है, अगर ईरान फॉल करता है तो उसके बाद ग्रेटर इसराइल को रोका जा सकता है? नहीं रोका जा सकता। ऐसे में कि जब यूएई जैसा मुल्क का बैकयार्ड बन चुका है इसराइल का, तो मेरा ख्याल में अब एक वहां पे सोच डेवलप हो रही है कि ये जंग का होना भी गलत था और इसके नतीजे में अगर ईरान फॉल करता है तो वो यहाँ के ममालिक के लिए उसमें वो लूजर्स होंगे, विनर इसराइल होगा और अमेरिका होगा। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि यहाँ से इसराइल और अमेरिका एज ए विनर जाएं। तो सब चाह रहे हैं, मेरे ख्याल में उनके इत्तेहादी भी चाह रहे हैं। तो क्योंकि आपने देखा ना कि यूरोप के मामले पे भी उन्होंने क्या कहा, ग्रीनलैंड लेने की बात की। तो क्या आज यूरोप ये चाहेगा कि न्यू नॉर्मल को एक्सेप्ट किया जाए कि जिसके अंदर ताकत के जोर पे आप वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा लें, उसको आके अमेरिका में ट्रायल करें, या आप यूरोप से कहते हैं कि ग्रीनलैंड मुझे दे दें, मैं उसको अपनी मलकियत में लेना चाहता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के न्यू नॉर्मल को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा और सब चाहेंगे कि यहाँ पे अमेरिका और इसराइल की शिकस्त होनी चाहिए। अच्छा, आखिर में ये बताइएगा शाजी साहिबा कि अभी इसराइल की बात इसलिए कम होती है कि मेन अमेरिका, उनके बयान चल रहे हैं, आखिर सामने अमेरिका ही ज्यादा नजर आ रहा है। मुज़ाकरात में तो इसराइल ज़ाहिर है बरह रास्त है नहीं, लेकिन इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने अब कहा है ईरानी नेवल चीफ की हिलाकत अमेरिका इसराइल ताउन की ताज़ा मिसाल है। अली रजा तंगसेरी ने आबना हुर्मुज को अमेरिका और इसराइल के लिए बंद कर रखा था। तो अटैक्स तो वो अभी भी कर रहे हैं, मगर अब ईरान ने जवाब दे दिया है, 15 नुकात का तजावीज़ का बाज़ाब्ता जवाब भिजवा दिया है। ये ईरानी खबर एजेंसी कह रही है। डील का वक्त गुजर रहा है, ईरान को देर होने से पहले संजीदा हो जाना चाहिए ट्रंप। तो क्या अब ये जो ईरान का जवाब आया है, हम ये समझें कि यानी जंग में शिद्दत कम से कम हम नहीं देखेंगे, जो चल रही है इस लेवल पर चलती रहेगी और साथ साथ मुज़ाकरात चलेंगे, और स्पॉइलर के तौर पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। इसमें अब ये हुआ है कि अमेरिका और इसराइल के इंटरेस्ट के दरमियान जो है वो एक रिफ्ट आ गई है और इसराइल बहुत बड़ा स्पॉइलर होगा। वो हमेशा से निगोशिएशन नहीं होने देता और निगोशिएटर जो है उनको मार देता है। जैसा उन्होंने जो है वो कतर में दोहा पे जो उन्होंने अटैक किया था, वहां भी वो हमास के निगोशिएटर थे और अमेरिका के कहने पे इकट्ठे हुए हुए थे। सैयद हसन नसरुल्लाह जो हैं उनका जहाँ पे उनकी शहादत हुई, वहां भी वो निगोशिएशन के लिए अमेरिका के कहने पे इकट्ठे हुए हुए थे लेबनान में। फिर इस्माइल हानिया का जो शहादत हुई ईरान के अंदर, वो भी वहां पे निगोशिएशन की बात हो, निगोशिएशन वो नहीं होने देता। और यही अब मसला है कि अब जो वहां का कैपिटलिस्ट हैं, जो पैसे वाले लोग हैं अमेरिका में, उनको इस जंग की थोड़ी सी हकीकत जो है उसकी समझ आनी शुरू हो गई है कि ये इतनी सादा नहीं है। बेशक हम ईरान से जितनी भी नफरत करें और ईरान का तेल हमें जितना भी चाहिए हो, स्टेट ऑफ होर्मुज का के ऊपर जितना भी हमें कब्जा करना हो, लेकिन इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो हमें टाइम चाहिए और प्लान बी चाहिए। इजराइल के लिए ये लास्ट चांस है, उसको ना इतना कानों का कच्चा प्रेसिडेंट मिलना है और पब्लिक ओपिनियन पूरी दुनिया में गजा जेनोसाइड के बाद उनकी बिलो जीरो है। तो उनको तो अब किसी किस्म की सिंपैथी भी नहीं मिलनी। अब भी वो रोते पीटते हैं। तो इवन हम नहीं, वेस्टर्न जो है वो ऑडियंस सोशल मीडिया पे नीचे स्माइलियां जो है आप देख रहे हैं वो लगा रही होती हैं। तो उनसे नफरत का तो ये आलम है। वो स्पॉइलर ही होंगे, वो नहीं चाहेंगे किसी किस्म की निगोशिएशन हो, क्योंकि उनके तो फॉल्स फ्लैग ऑलरेडी जो है वो हो रहे हैं। उन्होंने अजरबैजान पे किया कि वो इस जंग में कूद पड़े, सऊदी अरेबिया में अरामको पे उन्होंने अटैक किया कि सऊदी अरेबिया इस जंग में शामिल हो जाए, लेकिन कोई इस जंग में शामिल नहीं होना चाह रहा। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम अमेरिका के लिए ये है कि वो इस जंग को रुकवाना चाहता है, जिसमें वो थोड़ी बहुत फतह जो है वो अपने साथ लेके जाना चाहता है। लेकिन इसराइल जो है ना तो अमेरिका के इंटरेस्ट में इंटरेस्टेड है, ना उसकी फतह में इंटरेस्टेड है। वो ईरान के डिसफंक्शनल होने में इंटरेस्टेड है, चाहे उसकी कॉस्ट कुछ भी हो। और उसके बाद वो फ्रीडम ऑफ एक्शन चाहता है, क्योंकि गल्फ कंट्रीज जो हैं वो ईरान के इजराइल के साथ बहुत कोजी हो गए हुए हैं। बाकायदा जो इब्राहिमिक अकॉर्ड है वो तो यूएई ने तो साइन किया हुआ है, अब वो इंडिया भी उसमें शामिल हो गया, तो वो इंडो इब्राहिमिक अकॉर्ड बन गया है। और बहुत स्लोली इनको आइडिया हुआ है कि इजराइल जो है, जो हमें एक गारंटी दी गई थी कि इजराइल हमारे लिए खतरा नहीं होगा, जब रिसेंटली वहां पे माइक हकबी ने कहा कि हाँ अब अगर एक अमेरिकन एम्बेसडर इजराइल की सॉइल पे बैठ के कह देता है कि ग्रेटर इजराइल जो है वो सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये कॉन्स्पिरेसी नहीं है मेरे और आप जैसे लोगों की, हम वाकई ये सोच रहे हैं। तो फिर अब गल्फ के कंट्रीज में जो बेसिस बनाई गई थी वो एक मॉन्स्टर से बचाने के लिए, और वो मॉन्स्टर ईरान था। और उनको ये कहा गया था कि आपकी एनर्जी सप्लाई जो है स्टेट ऑफ होर्मुज को खुला रखने के लिए आप हमें प्रोटेक्शन मनी देंगे।
तो ये तो उनके सामने खुल के आ गया है कि ना तो ईरान वो मॉन्स्टर है और ना ही स्टेट ऑफ हुर्मुज जो है उसने बंद किया। वो तो कह रहा है गुजर जाओ मेरे से बात करो और गुजर जाओ, या पेट्रो युआन में बात करो और चले जाओ। तो अब ये जो रियलाइजेशन है ये आप देखेंगे कि डिप्लोमेसी में ये बहुत ओपनली एकदम से नहीं नजर आएगी कि लोग जो हैं अब सड़कों पे निकल आए हैं और गल्फ के अंदर जो है आपको ड्रास्टिक जो है वो स्टेटमेंट्स आती हुई नजर आएंगी। लेकिन हकीकत यही है कि हमें तो वेस्ट ने बताया था कि बेसिस बनाओ और ये बेसिस इजराइल को भी बचाएंगी, तुम्हें भी बचाएंगी, और किससे बचाएंगी? उस बला से जो कि स्टेट ऑफ हुर्मुज से दूसरी तरफ बैठी हुई है और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की फंडिंग की, इवन हमारे अंदर भी की, वो जो एक सेक्टेरियन डिवाइड डालने के लिए। और बड़ी वो लंबी कहानी है, बड़ी दुख भरी कहानी है, हमारे पास उतना वक्त ही नहीं है। तो ये हमसे हमारे भगोले ये क्या फोड़ते हैं जब आज इन पर बन आई है। हम तो फिर कहते हैं आप हमारे दुख सुख के साथ ही रहे हैं, हम एहसान फरामोश नहीं है। बेशक हमारा ईरान के साथ जो ताल्लुक है वो पीपल टू पीपल कनेक्शन है, वो कनेक्शन है हमारी तहजीब का, रवायत का, इवन जुबान का। और अरब दुनिया के साथ तो हमारा यही ताल्लुक है ना कि अना मस्कीन, और वो कहते हैं यल्ला यल्ला खलास खलास, और फिर हम कहते हैं अना मस्कीन तो वो कहते हैं खलास खलास, और कुछ चार सिक्के डाल भी देते हैं। तो हम फिर भी कहते हैं जी हम आप हमारे मोहसिन हैं, दुख सुख में हमारे साथ रहते हैं। लेकिन हमारी पब्लिक ओपिनियन उनके बारे में वो नहीं है जो हमारी ईरान के बारे में। और ये शिया सुन्नी की डिवाइड से बिल्कुल हटके है, इसमें एक सेक्ट का भी कोई लेना देना नहीं। हमारा बहुत डीप कनेक्शन है ईरान के साथ जो है। तो अब सऊदी अरबिया को ये समझ में आ रहा है और गल्फ के कंट्रीज को ये समझ में आ रहा है कि ये जो अरेंजमेंट थी ये फंडामेंटली फ्लॉड थी। ये बेसिस अगर हमें कहा गया था कि आपको और इजराइल को बचाने के लिए, तो ये हमें बचाने के लिए नहीं थी, ये इजराइल को बचाने के लिए। बिल्कुल ठीक। और वो रियलाइजेशन इजराइल जो है वो भी नहीं बच रहा, हम भी नहीं बच रहे, और जो बला है उससे तो बात की जा सकती है, और वो तो प्रॉब्लम है ही नहीं। तो उससे अब पाकिस्तान और तुर्की और बाकी जो मुल्क हैं वो सब मिल बैठकर ये कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज को स्मूथ किया जाए और एक नया सिक्योरिटी अरेंजमेंट पूरे खित्ते में दिया जाए। और उस सिक्योरिटी अरेंजमेंट में आपको सबसे बड़ा लूजर जो है वो आपको इंडिया नजर आता है, जो कि आज जयशंकर ने अपनी लेजर आइज से जो बयान दिया है कि वी आर नॉट अ दलाल स्टेट। अब मैं हैरान थी कि अंग्रेजी में वो दलाल का मतलब देखिए ब्रोकर भी होता है। हाँ जी, हाँ जी, तो उसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, उसकी तो हिंदी अच्छी है ही नहीं। तो वो कह सकता था कि वी आर नॉट अ ब्रोकर स्टेट ना। उसने उसकी नेगेटिव कॉनोटेशन वाला पिंप वाला दलाल यूज किया। तो आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान तो चलो ठीक है, तुम दुश्मनी में कह गए कि पाकिस्तान वी आर नॉट लाइक अ दलाल स्टेट। तो तुम्हारी हिम्मत है कि तुम कह सको कि अमेरिका जो है वो इस दलाली में, या ट्रंप इस मजबूरी में पिंपिंग पे उतर आया है और उसने पाकिस्तान को अपना पिंप बना लिया, और इस लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं ना कैफियत को तुम एक जो है वो फ्लैश ट्रेड के साथ इक्वेट कर रहे हो। तो इस वक्त जो सबसे बड़ा लूजर है वो आपको अपने पड़ोस में नजर आ जाता है, जो अपने कपड़े इसीलिए जो है वो दिखाने को तैयार है। यही रह गया, यही कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहतरमा शाज़िया चीमा साहिबा और जनाब इफ्तिखार शिराजी साहब हमारे साथ हैं, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो अभी जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो अमेरिका की साख को हुआ है, क्योंकि उसने बहुत इत्तेहादी खोए हैं। नेटो, यूरोप और खलीजी ममालिक कोई उस पर एतबार करने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ा लॉस इस वक्त तक जंग में अमेरिका के लिए ही है।